वसीयत माँ के एक फैसले से बेटों के होश उड़ गए। सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी तो सोनम ने दरवाजा खोला। सामने देखा तो देवर अनुज खड़ा था। अरे भैया, सुबह सुबह फोन भी नहीं किया, सब कुशल मंगल तो है ना? सोनम हैरान होकर बोली, अरे भाभी, यह मेरा भी घर है, मैं कभी भी आऊं, मेरी मर्जी। अनुज ने तमक कर कहा तो सोनम भौचकी रह गई। जो देवर महीनों भी घर का रुख नहीं करता था, वो आज सुबह सुबह अपने परिवार के साथ सामने था। उस पर कितनी बेरुखी से बोल रहा था। सोनम ने कहा, भैया आप लोग बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। तब तक आवाज़ सुनकर आकाश भी बाहर आ गए थे। अरे अनुज, तू कब आया? अरे भैया, आप दोनों मेरे आने से इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? आखिर ये मेरा भी घर है, मेरा भी कुछ हक है इस घर पर कहते हुए अनुज ने अपनी पत्नी की तरफ देखा। उसने मुंह बनाकर कुछ इशारा किया। सोनम चाय बनाकर लाई थी कि दरवाजे पर दोबारा घंटी बजी। दरवाजा खोला तो दूसरा देवर और उसकी पत्नी खड़े थे। आप लोग भी सुबह सुबह, क्या बात है? आज सबको हमारी याद एक साथ कैसे आ गई? सोनम हैरान थी। जो देवर त्योहारों पर भी मुश्किल से ही आते थे, आज एक साथ कैसे? सोनम सबके लिए चाय बनाने गई तो भैया क्या सोचा है, क्या करना है आगे चाय पीकर? अनुज बोला। दूसरे भाई विक्रम ने आकाश की तरफ प्रश्नवाचक निगाहों से देखा। क्या सोचना है, क्या करना है? अब मुझे भाइयों की बातों से आकाश हैरान था। भैया, मम्मी की तबीयत खराब है, डॉक्टर ने जवाब दिया है, तो आगे मम्मी पापा की जायदाद का कैसे करना है मम्मी के सामने ही फैसला कर लेते हैं, फिर बाद में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। छोटे भाई विक्रम ने सीधे शब्दों में बोल दिया, तुम्हें किसने कहा कि मम्मी की तबीयत खराब है और डॉक्टर ने जवाब दे दिया है? आकाश ने हैरान होकर पूछा, अगर आप नहीं बताओगे तो क्या हमें पता नहीं चलेगा? हमें सब पता है कि आप और भाभी सारी जायदाद हड़पना चाहते हैं। इस बार अनुज बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? आकाश को गुस्सा आ गया और सोनम तो हैरान खड़ी सब सुन रही थी। तभी बाहर से आरती की थाली लेकर शारदा जी बाहर आई। आज तक तो तुम नालायकों को मेरी फिक्र नहीं हुई, आज कैसे तुम सबको अपनी बीमार माँ की याद आ गई? माँ को सामने ठीक ठाक देखकर उन तीनों को पसीना आ गया। माँ, तुम ठीक तो हो? तुम्हें अच्छा भला खाड़ा देकर बहुत खुशी हो रही है। तुम्हें जैसे खुशी हो रही है सब सुन लिया है मैंने। इतने महीनों से अपनी माँ से बात करने की भी फुर्सत नहीं मिलती, वह आज सुबह सुबह कैसे माँ से मिलने आ गए? मैं बताती हूँ तुम्हें, माँ नहीं, माँ की प्रॉपर्टी का लालच खींच लाया है। कहीं बड़ा भाई सारा प्रॉपर्टी अपने नाम ना करा ले। शारदा जी के इतने बोलते ही आकाश और सोनम के पसीने छूट गए कि कहीं माँ को हमारे प्लानिंग तो पता नहीं चल गई। पर माँ, कल चाची जी ने तो हमें फ़ोन करके बताया था कि तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, अनुज बोला। अनुज की बात सुनकर शारदा जी मुस्कुराने लगी तो सोनम बोली, ओह, परसों हम मम्मी को रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास ले गए थे। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए थे। बाथरूम से निकलते वक्त मम्मी जी का पैर फिसल गया था, वह गिरते गिरते बची। मैं उन्हें वहीं बैठाकर दवाई लेने चली गई थी, तो इसी बीच चाचा जी भी डॉक्टर को दिखाने वहां आए थे। मम्मी जी से ठीक से चला नहीं जा रहा था, लगता है इसलिए उन्होंने ऐसा समझ लिया और यह अफवाह उड़ा दी कि मम्मी जी बहुत बीमार हैं। मैं जितना तुम्हें नालायक समझती थी, तुम तो उससे भी ज़्यादा नालायक निकले। आज भी तुम अपनी बीमार माँ के लिए यहाँ नहीं आए हो, बल्कि उसकी जायदाद के लिए आए हो। कहते कहते शारदा जी की आंखों में आंसू आ गए और वह अपने अतीत में खो गई। शारदा जी अपने पति रामेश्वर जी के साथ बहुत खुश थी। शादी के बाद उन्हें 3 बेटे हुए और बड़े होकर 2 बेटे इंजीनियर बन गए, तो एक ने यहाँ रहकर नौकरी की। वक्त के साथ तीनों का विवाह हो चुका था और उनके बच्चे भी धीरे धीरे बड़े हो रहे। रामेश्वर जी भी सरकारी बैंक के थे, जनरल मैनेजर पद से रिटायर हुए थे। रामेश्वर बाबू के पास अलग अलग सोसाइटी में 2 फ्लैट और भी थे। उनके 2 बेटे इंजीनियर की पढ़ाई करके विदेश चले गए थे। रामेश्वर बाबू और शारदा जी बड़े बेटे के पास ही रहते थे। अपने सुखी परिवार में वह पोते पोतियों को भी उपहार में कुछ न कुछ देते ही रहते थे। रामेश्वर जी को अचानक बहुत सर दर्द के कारण टेस्ट कराने से पता चला कि उन्हें ब्रेन ट्यूमर हो गया है और जल्दी उनका ऑपरेशन करवाना पड़ा। उसके बाद तो उन्होंने बिस्तर ही पकड़ लिया। उनका हाल चाल पूछने के लिए लोग आते थे, तो बड़ी बहू सोनम को चाय बनाने के लिए भी मुश्किल होने लगी थी। रामेश्वर जी के लिए फुल टाइम अटेंडेंट रख दिया गया था। पिता की खबर सुनकर दोनों बेटे आधा घंटा के लिए आए और वापस लौट गए। दोनों ने अपनी मजबूरी का बहाना बनाते हुए अपने पिता के पास यहाँ रुकने से मना कर दिया था। रामेश्वर जी के तो बिस्तर पकड़ने पर दिनचर्या ही बदल गए थे। आकाश और सोनम को
वह अब बोझ लगने लगे थे। उनके लिए परहेज वाला खाना बनाना भी सोनम को अब मुश्किल लगने लगा। रामेश्वर जी अब तो बाहर भी नहीं निकल पाते थे। केवल शारदा जी और अटेंडेंट ही उनके पास रहते थे। जैसे जैसे बहू और बेटे ने दोनों के काम से अपना पलड़ा झाड़ा, वैसे वैसे मजबूत होकर शारदा जी अपना और रामेश्वर जी का काम खुद संभालती गई। बहू और बेटे के ऐसे रवैये से शारदा जी परेशान हो गई थी। इलाज व्यय तो बैंक वालों ने संभाल लिया था, लेकिन दवाई इत्यादि मंगवाने के लिए वह अभी पूर्णतः बच्चों पर ही निर्भर थे। उसमें भी बेटा बहू ना नुकुर करते रहते। अपने बेटे बहू के रवैये से रामेश्वर जी की तबीयत ज़्यादा खराब होती जा रही थी। समझाते समझाते शारदा जी थक गई, लेकिन उनका मन मानता ही नहीं था। और एक दिन वह इस दर्द भरी दुनिया में शारदा जी को छोड़कर चले गए। दोनों बेटे आए और अपने पिता के कार्यक्रम पूर्ण संपूर्ण होते ही वापस लौट गए। एक बार फिर शारदा जी बड़े बेटे बहू आकाश के पास ही रह रही थी। लेकिन एक बेबस बेसहारा औरत का अकेले रहना कितना मुश्किल होता है, यह तो हम सबको पता ही है। बहू भी हमेशा चिंकती रहती। अपने पति के जाने के बाद जो रामेश्वर जी ने रिटायरमेंट के बाद दुकान खरीदी थी, उस पर शारदा जी बैठने लगी थी। उनके जितने भी पैसे आते अपने बेटे को दे देती थी। एक दिन पता चला कि उनके बेटे की नौकरी चली गई, तो बेटे पर तरस खाकर शारदा जी ने उसे अपनी दुकान दे दी थी, यह कहकर कि बेटा मेरी तो अब उम्र हो गई है, मुझसे अब दुकान संभाली नहीं जाती। और शारदा जी घर में रहकर बहू के साथ साथ हाथ बटाती। बेटे का काम फिर से चल पड़ा। तो एक दिन शारदा जी अपने बेटे से बोली, मैं चारों धाम की यात्रा पर जाना चाहती हूँ। उनकी इच्छा जब बहू को पता चली तो सोनम भड़क गई कि चारों धाम की यात्रा में पता भी है कितना खर्च होता है, हम तो कहीं बाहर घूमने भी नहीं जाते और आप अपनी माँ को यात्रा पर भेजेंगे। किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल सोनम छुट्टियों में विदेश जाना चाहती थी, पर वहाँ जाना काफ़ी महंगा पड़ रहा था, इसलिए आकाश ने मना कर दिया था और फिर वह गुस्से में कहीं नहीं गई। शारदा जी बहू के मुंह से यह सुनकर चुप हो गई, क्योंकि उनके अपने बेटे की बोलती बंद हो गई थी। तो इसलिए फिर कहीं चली जाऊंगी यह कहकर मन को समझा दिया। अब तक घर का खर्चा शारदा जी की दुकान से ही चल रहा था और उनका बेटा जो भी कमाई होती थी शारदा जी को पैसे दे देता था। यह बात सोनम को पसंद नहीं थी, तो उसने घर में बवाल मचा दिया। दुकान की कमाई पहले उसके हाथों में आएगी, क्योंकि उसका पति कमा कर लाता है और पति की कमाई पर पहला अधिकार पत्नी का होता है। शारदा जी ने ज़्यादा विरोध नहीं किया, क्योंकि घर बहू चलाए या वह चलाए एक ही बात है। एक ही बेटा बहू है जिनके सहारे वह अपना जीवन काट रही हैं और उन्हें इन्हीं के साथ रहना है। कुल मिलाकर घर में शांति और सुख बना रहे। क्या है, 2 रोटी खानी है, जीवन जीना है, मगर यह भी नसीब नहीं होती थी। घर में शांति और सुख बना रहे, इसलिए शारदा जी ने खुशी खुशी पैसे हाथ में थमा दिए। आखिर मुझे अब करना भी क्या है, 2 रोटी खानी है और जीवन जीना है। मगर यह 2 रोटी भी शांति से नसीब नहीं होती थी। ऐसा लगता था कि उनका घर में रहना ही बहू को खटकता है। वह बात बात पर उनका अपमान करती थी और आकाश चुप्पी साधे रहता था। जैसे तैसे शारदा जी उनके साथ में रह रही थी। एक दिन वह बाथरूम में फिसल गई थी। मुश्किल से बहू उनका चेकअप करवा कर लाई थी और उनके पैर में हल्की सी चोट आ गई थी। उनसे ढंग से चला भी नहीं जा रहा था और ना ही घर के कामों में हाथ बटा पा रही थी। वह रोज मंदिर जाती थी और भगवान की शरण में घंटों वक्त बिताती थी, लेकिन पैर की वजह से 2-4 दिनों से वह मंदिर भी नहीं गई थी, अपने घर में ही बैठी रहती थी। तो सोनम बड़बड़ाती रहती थी कि अपनी मनहूस सूरत लेकर घर में बैठी रहती हैं। इससे अच्छा तो यही था, रोज मंदिर चली जाती थी, मैं भी चैन की सांस ले लेती थी, बच्चों को भी अच्छा खाने को दे देती थी। अब तो इनकी नज़रें खाने पर ही गड़ी रहती हैं। शारदा जी की आंखों में आंसू आ गए। एक दिन शारदा जी रात में पानी लेने रसोई में जा रही थी, तभी बहू की आवाज़ उनके कानों में पड़ी, सुनो जी, इनका दूसरा इंतजाम कर लो। सोनम ने अपना फैसला सुना दिया। दूसरा इंतजाम, यह सब शारदा जी ने सुना तो वह सुन पड़ गई। यह लोग मुझे कहाँ भेज रहे हैं, मैं अपने घर को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। आकाश की आवाज़ आती है, हम मम्मी को इस उम्र में कहाँ भेजेंगे, मुझे नहीं पता, कहीं भी भेजो, पर मैं इस बुढ़िया के साथ में नहीं रहना चाहती हूँ, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। 2 दिन ऐसे ही निकल गए। एक दिन शारदा जी ने
बेटे बहू को बात करते हुए सुना। उन्हें वृद्धा आश्रम भेजने की तैयारी में लगे थे। बहू को बड़ी जल्दी थी अपनी सास से छुटकारा पाने की। शारदा जी के पैरों से जमीन सरक गई। वह तो उनके जरा भी परेशान नहीं करती है, अपने पोते पोती को भी देख लेती हैं और बहू के कितने सारे काम कर देती हैं। यह बात और है, उनके द्वारा किए गए कामों की कोई गिनती नहीं है और ऐसे दर्शाती है कि सारे काम वही करती है। मैंने तो दुकान और घर भी इन्हीं के हवाले कर दिया और क्या करूं, उनका सिर चकरा गया। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक दिन वह बहुत ही सुस्त और उदास अपने पति की तस्वीर से बातें कर रही थी। तभी उनकी नज़र पलंग के नीचे रखे बक्से पर पड़ी तो उनकी जान में जान आई। हल्का सा बक्सा सरकाया, उसमें से कुछ फाइल्स निकाली। उसमें घर और दुकान के पेपर थे जो उनके नाम पर थे। उन फाइलों के मिलने से उनमें जोश का संचार हुआ। दूसरे दिन मंदिर का बहाना करके वह वकील के पास गई तो उन्होंने पेपर दिखाया। पेपर देखकर वकील ने कहा कि पति के निधन के बाद उनकी सारी संपत्ति, जमीन, फ्लैट सब पर पत्नी का ही हक होता है और यह घर और दुकान भी आपके ही नाम पर है। इस घर से कोई नहीं निकाल सकता, कानून आपके साथ है। यह सुनते ही शारदा जी के आंखों में चमक आ गई। उन्होंने वकील से सलाह ली और घर चली गई। घर आकर देखा तो उनके दोनों बेटे बहू भी विदेश से आ गए थे। यह कोई चमत्कार से कम नहीं था। अब तक तो बुलाने से भी कभी नहीं आए और अचानक बिना बुलाए उनके सामने थे। तभी उनके कानों में बेटों की कुछ बातें सुनाई दी और उन्हें समझते देर ना लगी कि यह चमत्कार आखिर हुआ कैसे। दोनों बेटों ने माँ की चिंता का दिखावा किया। तभी तो बोला, आपने क्या सोचा है इस बारे में? माँ, आपकी उम्र हो गई तो आपने अपने जिंदा रहते सब कुछ बराबर बराबर बांट दीजिए ताकि हम भी खुश रह सके। शारदा जी बोली, बेटा तुम दोनों से तो मैं बाद में बात करती हूँ, पहले अपने प्रिय बेटे बहू आकाश और सोनम से तो बात कर लूँ। शारदा जी सामान्य होकर बोलती हैं, हाँ तो सोनम, क्या कहा था तुमने कि तुम अब मुझे इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती? हम लोग एक साथ में नहीं रह सकते। तुम्हें बहुत परेशानी होती है मेरी वजह से बेटा। क्या बताऊँ, तुम्हें ही नहीं मुझे भी बहुत परेशानी होती है। सच में यह घर भी छोटा पड़ता है, पर मैंने एक उपाय सोचा है ताकि हम सब खुशी से रह सके। तभी शारदा जी ने कागज पढ़कर सुनाया तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। इस घर और दुकान पर दोनों फ्लैट की मालकिन मैं हूँ और सोनम बहू, तुम दोनों भी अब इस घर में नहीं रह सकते हो। कहीं जाकर एक बड़ा सा घर ले लो ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। यह घर छोड़कर तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और हाँ, अब तुम दोनों को घर के साथ साथ दुकान छोड़कर भी जाना होगा। हाँ बेटा आकाश, तू भी अपनी नई नौकरी की तलाश कर ले, क्योंकि मैंने दुकान पर तेरी जगह एक नया लड़का रख लिया है जो दुकान का सारा काम संभाल लेगा। शारदा जी का साहस और हिम्मत देखकर तीनों बेटे बहू भौचक्के रह गए। उन्हें यह पता नहीं था कि मम्मी उन्हें घर से निकाल देंगी। उन्हें अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। तभी आकाश बोला, मम्मी आपको पता भी है आप क्या कह रही हैं? हमने तो आपकी इतनी सेवा की है, आप हम दोनों को ही घर से निकाल रही हैं। हाँ, तुम दोनों को भी। ठीक सुना तुमने। जब तुम दोनों इतनी गिरी हुई हरकत कर सकते हो, अपनी माँ को वृद्ध आश्रम भेज सकते हो, तो मैं भी तुमको घर से निकाल सकती हूँ। मम्मी, आप यह कैसे कर सकती हैं? अपने ही बेटी बहू को घर से निकाल रही हैं। लोग क्या कहेंगे? सभी रिश्तेदार आपकी बातें मानेंगे। हम आपके अपने बच्चे हैं। आकाश ने कहा, तो मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ। तू मुझे कैसे घर से निकाल सकता है? तुझे जरा भी शर्म नहीं आई? तूने हर बात पर अपनी पत्नी का साथ दिया। मैं यह सोचकर चुप रही। कोई बात नहीं, घर की बहू है, सदा खुश रहने चाहिए। बहू खुश रहती है तो घर में बरकत होती है। पर मैं इस बात पर चुप नहीं रहूंगी कि तू अपनी पत्नी के साथ मिलकर मुझे घर से ही निकाल दे। इस घर पर तेरा और तेरी पत्नी का भी कोई हक नहीं है, बल्कि इस फ्लैट पर तुम दोनों का कोई हक नहीं। कानून के हिसाब से इन सब की वारिस मैं हूँ। आकाश और सोनम शारदा जी के सामने गिड़गिड़ाते रहे और माफ़ी मांगते रहे, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी। सोनम और आकाश की हालत देखकर बाकी के दोनों बेटे बहू की भी बोलती बंद हो गई थी, क्योंकि उन्होंने आज से पहले अपनी माँ का ऐसा रूप देखा ही नहीं था। और चुपचाप दोनों बेटे बहू जो विदेश से आए थे बिना ना नुकुर किए वहाँ से निकल गए। आखिरकार बाद में आकाश और सोनम को भी वह घर छोड़कर जाना पड़ा। शारदा जी ने घर में 2 नौकर रख लिए और ठाठ से रहने लगी और बाकी के 2 फ्लैट को किराए पर चढ़ा दिए थे। अब शारदा जी बेटों के सहारे के बिना सुकून भरी जिंदगी जी रही थी और अपनी जिंदगी में बहुत खुश थी। ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में अपना राय दें और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।